हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7 जूनियर एडेड स्कूल एग्जाम के लिए। और इसमें हम फिजिक्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। 60 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जूनियर एडेड स्कूल एग्जाम की साइंस की वीडियोज आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। मिशन 36 साइंस इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, तो वहाँ से आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी जितनी अब तक मैंने अपलोड की हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम ड्विकल एजू पॉइंट है जिस पर आपको PDF मिल जाएंगी। जितनी भी क्लासेज मैंने ली हैं उनकी लगभग पुरानी जितनी PDF है सब का आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ डेली टारगेट कि आपको सभी सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हमने 36 डेज में कंप्लीट करना है हमें पूरा सिलेबस। ठीक है, तो उसके लिए हर दिन आपको कितना पढ़ना होगा उसके लिए मैं सुबह के 4 बजे आपको टारगेट दे देती हूँ। तो यह टारगेट मोस्टली तो मैं आपको यूट्यूब पे देती थी, लेकिन अभी 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं इसे टेलीग्राम पे देती हूँ। ठीक है, अभी कल से मैं फिर कोशिश करूँगी कि सुबह के 4 बजे यूट्यूब पे ही आपको दे सकूँ मैं। ठीक है, तो आप उसे ले लीजिए और दिन भर में प्रैक्टिस करिए। लक्ष्य इतना ही है कि जब तक आपका डेली का टारगेट पूरा नहीं होता है आपको नींद नहीं लेनी है। मतलब पहले टारगेट उसके बाद ही नींद। ठीक है, बाकी आप क्या काम करते हैं कैसे करते हैं आपकी मर्जी, लेकिन आपको टारगेट पूरा करने के बाद ही सोना है। और यकीन मानिए मेरा और अपना खुद का भी, अगर आपने डेली का टारगेट पूरा किया तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप अपना डेली का टारगेट पूरा कर लें तो। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो पूरी वीडियो देखिए। अगर पसंद आती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये सभी। वे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। मुझे इतना टाइम इसी वजह से लगता है क्योंकि मैं सारे पेपर्स देखती हूँ फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को अरेंज करती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु बल या एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है परमाणु बल, या अगर हम परमाणु बम बनाते हैं तो वह किस आधार पर होता है, नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नाभिकीय विखंडन। जब भी हम बात करते हैं परमाणु बम या परमाणु बल की तो यह किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पे। अगर हम बात करते हैं जब जो तारे हैं या सूर्य है इसकी जो ऊर्जा है वह कहाँ से आती है, तो वह आती है नाभिकीय संलयन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों को हम किस माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं, तो अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तरंगों क्या हम कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था प्रकाश के बारे में। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो इसलिए प्रकाश कैसी तरंग हुई, अनुप्रस्थ तरंग ही हो गई। अब बात करें हम प्रकाश की, तो प्रकाश की जो ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में जा सकती हैं, ठोस में। ठीक है, ठोस में पूरी तरह से, और द्रव के ऊपरी सतह पर। ठीक है, बहुत ही कम द्रव के ऊपरी सतह पे। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा कि अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ पर किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, या सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है तरंगे। तो देखो, जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचलित होती है ना, जब कोई माध्यम है, अब माध्यम कौन सा हो सकता है, ठोस, द्रव या फिर गैस। ठीक है, गैस की बात करें तो वायु। ठीक है, गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पर अगर कहीं भी कोई तरंग संचरित हो रही है, ठीक है, कोई तरंग जा रही है, तो क्या है, इन तरंगों में माध्यम, जो भी माध्यम हो गया, वे माध्यम कैसे बने हुए हैं, हर मतलब संसार में जो भी है वह है क्या, ब्रह्मांड में क्या है, एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। ठीक है, एक है द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। तो यह तरंग क्या है, तरंग एक ऊर्जा है। ठीक है, तरंग क्या है, ऊर्जा है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य किससे मिले हैं, कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं, कणों से मिलकर बने हैं।
तो अगर हम किसी ठोस की बात करें, द्रव की बात करें या फिर गैस की बात करें, ये सभी क्या है, यह कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो जब कोई तरंग यानी कि ऊर्जा गति कर रही है किसी माध्यम में, ठीक है, तो जो उस माध्यम के कण हैं वे भी साथ में गति करते हैं, क्योंकि टकराते हैं ना। अगर मान लो ये तरंग आ रही है तो यहाँ पर आसपास में जितने भी कण हैं, ये एक तरंग के आने पर ये क्या करेंगे, यह गति करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो गति होती है यह दो तरह से होती है। इसी गति के आधार पर तरंगों को दो तरह से बांटा गया है। तो किसकी गति, माध्यम, जिस माध्यम में तरंग जा रहा है उस माध्यम के जो कण हैं इनका जो कंपन का दिशा है, एक गति किस तरीके से कर रहे हैं, इनके तरीके जो गति का तरीका है, इस तरीके के आधार पर तरंगें दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स, अनुदैर्ध्य मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं अगले इसके बारे में। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबा करना। ऐसा समझ लो कि लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या हो गया, लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग एक वर्ड है ना इसमें, लॉन्ग। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया कि एक हमने ऐसे स्प्रिंग ले ली। ठीक है, यहाँ एक दीवार है, दीवार के एक सिरे पे हमने स्प्रिंग बांध दी। ठीक है, ये स्प्रिंग ऐसी होती है ना, स्प्रिंग ऐसी होती है ना। तो अगर हमने स्प्रिंग बांध दी, ठीक है, और इसको हमने खींचा तो क्या हुआ, ये लंबा हुआ। क्या हुआ, लंबा हुआ। तो लंबा यानी लॉन्ग। ठीक है, तो स्प्रिंग का एग्जाम्पल किसका हो गया, अनुदैर्ध्य तरंग का। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एग्जाम्पल क्या हुआ कि अगर हम इसको सीधा खींच रहे हैं, खींचने का मतलब क्या कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अब आपको कभी नहीं भूलोगे कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या अंतर होता है। तो अनुदैर्ध्य का मतलब वो क्या हो गया, लंबा खींचना। ठीक है, तभी तो वो लंबा होगा ना, और लंबा खींचने के लिए क्या करेंगे, आगे खींचेंगे। तो जब भी हम किसी चीज़ को आगे खींचते हैं तो क्या होता है, कुछ दूरी तक वो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, संपीड़न हो जाता है। ठीक है, फिर बीच में क्या हो जाता है, उसमें गैप आता है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से पास में काफ़ी ज़्यादा एक पास इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो यह कहाँ पर हो रहा है, अनुदैर्ध्य तरंगों में हो रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हमने दीवार से एक रस्सी को बांध दिया। रस्सी को आप स्प्रिंग की तरह खींच तो सकते नहीं हो, रस्सी के साथ एक ही माध्यम होता है, आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं। रस्सी को क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही काम कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे करने का। तो एक आपने बांध दिया और दूसरा आपने यहाँ एक जगह से पकड़ा और उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन हुए। तो यह जो ऊपर नीचे करने वाला ऑप्शन है ना, यह रस्सी के साथ आप कर सकते हैं, तो यह क्या हुआ, अनुप्रस्थ तरंग या फिर ट्रांसवर्स वेव। दोनों वेव समझ में आ गई। जब आप लंबा खींचेंगे तो वह क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव्स हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका एग्जाम्पल। तो देखिए, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में हमने क्या कहा था, ऊपर और नीचे। ठीक है, क्या कहा था, ऊपर और नीचे जा रहा है। तो जब किसी माध्यम में तरंग अगर जा रही है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कुछ मत देखिए, बस सुनिए मुझे। अगर किसी माध्यम में तरंग जा रही है, ठीक है, तो उस माध्यम में जो कण हैं वे कण तरंग के चलने की दिशा के अगर लंबवत कंपन करने लगे, लंबवत का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बना के, तो उसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ठीक है, जब किसी माध्यम में तरंग के संचरण पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करें, ठीक है, तो क्या कहेंगे, उसको अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और यह कहाँ पर पाया जाता है, लाइट में। लाइट यानी प्रकाश में। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या पाया जाता है, अनुप्रस्थ तरंग का गुण पाया जाता है, यानी ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, यह है तरंग, ये जो तार ये ना एक तरंग है। ठीक है, और इसके लंबवत ये कर रहे हैं, ऐसे देखिए, ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर, तो यह लंबवत जो काम कर रहे हैं, तो यह कहाँ पर पाया जाएगा, यह सॉलिड में पाया जाएगा। यह गुण कहाँ पर पाया जाएगा, सॉलिड में पाया जाएगा। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ पर पाई जाती हैं, सॉलिड में पाई जाती हैं। और साथ में ये अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है, शीर्ष और गर्त,
या ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या होता है, नीचे वाला जो होता है ना, ये होता है गर्त होता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कैसे गति हो रही है यहाँ पर, ठीक। अगला आप बढ़ते हैं, अगले देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स होते हैं यानी कि लंबा करेंगे, क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या होगा, लंबा होगा। तो इसमें क्या होता है, संपीड़न और विरलन होता है, ठीक है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। जब किसी माध्यम में तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब समांतर या समानांतर या साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। जब कोई साथ साथ चलेगा तो वह क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और एक इसमें पाया जाता है साउंड वेव्स में, जो साउंड वेव्स होती है ना, ध्वनि जो है इसमें पाया जाता है। और ध्वनि तो का जो माध्यम है वह तीनों माध्यम में ध्वनि गति कर सकती है, ठीक है। तो जब तीनों माध्यम में ध्वनि गति कर रही है तो वहाँ पर ये तरंगे या मतलब जो कंपन हो रहा है वो तीनों ही माध्यम में होता है, ठीक है। तीनों ही माध्यम के जो कण होते हैं वे कंपन करते हैं इस ध्वनि के साथ में, ठीक है, साथ साथ में। तो समझ में आ गया आपको कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, समझ लिया आपने। तो अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं वे कहाँ पर गति करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ठोस में, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ पर गति करेंगे, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या आता है, साउंड, और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या आ जाता है, लाइट, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम से गति करती हैं, तो ठोस, द्रव, गैस यानी तीनों माध्यम से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है, तो सूर्य और तारों में नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, सूर्य बना होता है मुख्यतः, सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से, नाभिकीय संलयन इन्हीं के बीच में होता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। इससे भी बना हुआ है और इससे बना हुआ, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, उष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो देखिए उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक होता है, तो ताप का मात्रक क्या हो गया, एसआई मात्रक, केल्विन, ठीक है। अगला, ये सब तो आपको याद होगा, मैंने पहले भी ये ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे पहले किसने बनाया, तो किसने बनाया था, फर्मी, नाम ही याद है इनका, तो फर्मी सबको याद होगा। वायुमंडल की आर्द्रता यानी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र कौन सा है, हाइग्रोमीटर। ये सारे क्वेश्चन मैंने कभी पहले भी कराए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ाया भी है और क्वेश्चन कराया भी है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप कर लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन सब नहीं कराया है, कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अगला, किस समूह के सभी राशियां सदिश हैं, सदिश मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ठीक है। तो इसमें कौन सी होगी, संवेग, त्वरण, बल, तो इनमें होता ही है, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, इसमें भी सदिश राशियां हैं। विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, इन सब में एक अभी कैसी है, सदिश राशियां, तो उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं, तो समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सब के सब क्या है, अदिश हैं, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, तो जो ध्वनि तरंग है वह किस तरह की तरंग है, अनुदैर्ध्य है, ध्वनि कैसी है, अनुदैर्ध्य है, और इसका वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है, इसका वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ठोस में, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसीलिए तो ठोस में सबसे पहले आवाज़ सुनाई देती है और सबसे तेज वाली आवाज़ सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, तो देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक तो हमें सुनाई दे सकता है, लेकिन उसके आगे का हमें नहीं सुनाई देता, तो सुनने से भी ऊपर जो हो, सुनने से जो ऊपर हो वो क्या हो गया, पराश्रव्य हो गया, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे, वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पर यह एक समान होंगे, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ये एक समान होंगे। यहाँ का जो इक्वेशन है मैं आपको नहीं बता रही हूँ अभी, तो आप मुझे बताएंगे कि सेंटीग्रेड,
फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसका रिलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके साथ ही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अधिक ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? याद करो, सबसे ज़्यादा घनत्व किस कब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसी समय इसका आयतन क्या होगा न्यूनतम होता है, ठीक है। यहाँ तक मैं क्वेश्चन जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? इसको अगर हम चेंज करें तो क्या होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जड़त्व का गुण कहाँ पाया जाता है? तो देखो, जड़त्व का गुण तो हर वस्तु में पाया जाता है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि जड़त्व का गुण ना पाया जाता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो जो भी हम बोलते हैं माइक में वो क्या होता है रिकॉर्ड होने के लिए जाता है ना, या फिर कन्वर्ट होने जाता है। तो जो भी हम बोलते हैं वो माइक्रोफोन है जिसे बोल रहे हैं, तो वह माइक्रोफोन क्या करता है हमारी जो आवाज़ है, जो ध्वनि जा रही है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा, लाउड स्पीकर ये क्या करता है? जो हमने बोला, जो कुछ भी हमने बोला था वह कन्वर्ट हो गया था विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया था माइक्रोफोन ने, और इसने यहाँ से सेंड किया विद्युत ऊर्जा को। अब विद्युत ऊर्जा क्या करेगी? दोबारा उसको जब ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी तभी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो यह भी लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तीसरा, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ऑप्शन 4, सितार क्या कर रहा है? सितार में हम क्या करते हैं? हम जो भी हम स्प्रिंग होता है, जो भी तार होता है, जब उसको उसमें तरंग होती है, जब उसको हम बजाते हैं तो क्या होता है वह तरंग बदल जाती है ध्वनि में, ठीक है। वो उसी से तो आवाज़ आ रही है, तो वह एक यंत्र है, और जब यांत्रिक ऊर्जा बदल रही है ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, न कि ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक हार्स पावर का मतलब कितना होता है? कितना मतलब होता है एक हार्स पावर का? 746 वाट, ठीक है, 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो देखिए, न्यूटन का जो पहला नियम है उससे क्या मिलता है? बल, ठीक है, बल की परिभाषा। न्यूटन का जो दूसरा नियम है उससे क्या मिलता है? बल का व्यंजक, ठीक है। तो गति के दूसरे नियम से, ठीक है, गति नियम के दूसरे नियम से। अगला है क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो हवा का दबाव कम होने लगेगा ना, क्योंकि जितना यह दबाव ही तो है, ठीक है, ऊपर से नीचे दबाव पड़ता है हवा का। तो अगर हम थोड़े और ऊपर चले जाएं तो दबाव, अब ये नीचे वाला दबाव तो नहीं पड़ेगा ना, तो क्या होगा? सतह से ऊपर जाने पर दबाव क्या होता है? घटता जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी का जो क्वथनांक है वह भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पानी के अंदर का जो दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, पलायन वेग ये वह वेग जिससे अगर हम किसी वस्तु को फेंक दें उस स्पीड से, तो वस्तु दोबारा लौट के नीचे नहीं आएगी, उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो वह क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदें क्यों गोल होती हैं?
क्यों गोल होती हैं पानी की बूंदें? क्योंकि पानी की जो बूंदें हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। चारों तरफ से जो तनाव पड़ता है ना, उस तनाव की वजह से ये गोल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, झूला झूलती हुई लड़की के बगल में कोई और लड़की आकर बैठ जाए तो क्या होगा आवर्तकाल का? कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल, अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाए, ठीक है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाए तो अब इसका आवर्तकाल क्या होगा? दूरी भी तो बढ़ गई ना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आवर्तकाल अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य है। कैसी है ध्वनि? अनुदैर्ध्य है। और कैसे जाती है? एज अ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, ठीक, इसलिए ची से आवाज़ आती है, मतलब बहुत तेज वाली लगती है, चिक 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 चिक। अगला, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 17 मीटर, ओके। अगला, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ये तो सबको पता है ना, गामा किरण की सर्वाधिक होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? पानी की। इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। अगला, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? तो 0 केल्विन न्यूनतम, और 0 केल्विन का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? भाप की गुप्त जो सीक्रेट हीट है ना, वह ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑप्शन बी। अगला, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या होता है? जैसे कि वायुमंडल का जो अपवर्तन है, अपवर्तन का मतलब क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाए, ठीक है, तो वही है उसका अपवर्तन। इसमें होता क्या है कि यह हुआ अविलंब, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो यह क्या होगी? जो ये अभिलंब है ना, इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो अगर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। मतलब सीधा सा है कि अगर हल्की है, अब ये समझो कि जो गई, ठीक है, तो माध्यम गहरा है, घना है, सघन है मतलब कि घना है, सघन, ठीक है, सघन, घन मतलब घना। तो अगर घना है तो क्या होगा? यह भारी हो जाएगी, जो किरण जा रही है वो भारी हो जाएगी, तो भारी हो गई तो नीचे झुक गई, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गई। अब अगर सघन से विरल में गई, मतलब अब हल्का हो गया, यहाँ का माध्यम क्या है? हल्का है, तो हल्के में गई तो ये ऊपर उठ गई। जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर उठती हैं, जो भारी होती हैं वो झुक जाती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? तो देखिए यही हो रहा है कि जब अपवर्तन यही होता है, तो जो अब अपवर्तन क्या होता है कि जैसे कि निर्वात से, निर्वात यानी जहाँ हवा ही नहीं है वहाँ से हवा में हो, ठीक है, लगभग लगभग एक जैसा होता है। दूसरा, हवा से मतलब वायु से ठोस में, ठीक है, ठोस से द्रव में, ठीक है। तो ये सघन और विरल माध्यम में हो रहा है, ठीक है। तो अगर वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करें, जो वायुमंडल में हो रहा है, तो वायुमंडल में क्या है? धूल के कण हैं, सबसे ऊपर निर्वात, उसके बाद धूल के कण हैं हमारे वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जो धूल के कण हैं वो कैसे हैं? ठोस हैं। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह वहाँ से दूर हटती हैं, ठीक है। सघन माध्यम से जब विरल में जाएंगे दूर हटेंगी, फिर
वहाँ से इतनी सारी परतें हैं हमारे और उन तारों के बीच में या सूर्य के बीच में, ठीक है। हमारे जो वायुमंडल है इसमें परतें बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये कभी दूर हटती हैं, फिर कभी अविलंब की ओर झुक जाती हैं, फिर कभी अविलंब से दूर हटती हैं, फिर कभी अविलंब से पास आ जाती हैं। तो यही वजह है कि जो हमें तारे दिखते हैं ना रात में, वे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इसी वजह से, इस वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से, इसी वजह से सूर्य क्या होता है कि हमें जब वो उग रहा होता है ना, उसके पहले ही दिख जाता है। इसी वजह से जब सूरज डूब चुका होता है उसके बाद भी 2-3 मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। उस समय आपको सूर्य की किरणें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ और सिर्फ एक गोला सा दिखाई देगा सूर्य। तो जब सिर्फ आपको सूर्य का गोला दिखाई दे, उसके आसपास कोई गर्मी ना दिखाई दे आपको, मतलब आपको गर्मी ना लगे उससे, आपकी आंखें ना चुधिया रही हो, मतलब आंखें आपकी सीधी, आप आराम से उसको देख पा रहे हो, जब एकदम आसानी से आप सूरज को देख पा रहे हो, चाहे वो सुबह का समय हो या शाम को, तो वह समय होता है कि सूरज डूबा हुआ है, मतलब कि सूरज अभी निकला नहीं है लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ठीक है। यही होता है अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगर यही हम जलीय अपवर्तन की बात करें तो इसीलिए हमें पानी के अंदर अगर हम सिक्का रखे हो ना, तो वो सिक्का हमें थोड़ा सा अपनी स्थिति से ऊपर दिखता है, ठीक है। जलीय अपवर्तन में यही होता है कि जब हमने अगर उसमें एक पेंसिल रखी तो पेंसिल हमें थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सब अपवर्तन की वजह से हो रहा है। तो सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ठीक है, ये हो रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये तो नहीं होता है, लाल दिखना नहीं, सूर्य का सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना, यह कहलाता है अपवर्तन। मतलब सूर्यास्त हो चुका है लेकिन फिर भी हमें सूरज थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। रात में तारों का टिमटिमाना, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे मैंने अभी कहा ना कि पानी में जो सिक्का होता है वो अपने स्थान से थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई देता है, इस तरह पानी में जो मछलियाँ गहराई में हैं लेकिन हमें थोड़ी ऊंचाई पर दिखाई देती हैं, ठीक। तो यह क्या हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। लेकिन सूर्य का सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देना है वो विकिरण की वजह से हो रहा है, ठीक है। यह अपवर्तन की वजह से नहीं हो रहा है, विकिरण की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है दांत को थोड़ा बड़ा करके देखना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वह क्या होता है, उससे तस्वीर छोटी बनती है। समतल दर्पण से तस्वीर जो बनेगी यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण से वो बराबर होता है, उत्तल दर्पण से छोटा होता है। तो बच गया कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वो बड़ा करके देख सकते हैं। अगला, यही इसी वजह जो सैलून में भी जो सामने का लगा होता है मिरर, वह कैसा होता है, अवतल दर्पण वाला होता है, ठीक है। और जब हमें दूर तक की वस्तुएं देखनी होती हैं, ठीक है, दूर तक की वस्तुएं जब हमें देखनी होती हैं तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जो गाड़ी में जो बगल वाला शीशा होता है या फिर मोटरसाइकिल में जो शीशा होता है ना सामने वाला, तो उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना है, पीछे की ज़्यादा से ज़्यादा दूरी दिखनी है, क्योंकि हमें अपने को एक्सीडेंट से बचाना है। तो हमें ज़्यादा दूरी के लोगों को देखना है या वस्तुओं को देखना है, ठीक है। तो वे हमें छोटी दिखे बड़ी दिखे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि ज़्यादा दूरी से देखना है लेकिन वे हमारे पास में दिखाई दें, ठीक है। मैंने जस्ट इसके पहले आपको एक वीडियो बनाया है आपके लिए, गोलीय दर्पण, उसे देख लेना, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे कि क्या स्थिति है। अब देखो जैसे कि उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ से समझो अगर हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की खास बात क्या होती है, देखो यहाँ पर क्या है कि उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ ऐसे बना हुआ है, मतलब कि अंदर की तरफ जो है कलई की हुई है, तो यहाँ से हमें दिखाई देगा, ठीक है ये। और वक्रता केंद्र जो है वो तो अंदर की तरफ है, ठीक है, मुख्य फोकस अंदर की तरफ है। तो अब यहाँ पर इसके पास उत्तल दर्पण के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वह इमेज को बड़ा कर सके या फिर वास्तविक प्रतिबिंब बना सके। तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। और साथ में एक ऐसा होगा छोटा भी होगा,
ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना कि वस्तु कितनी भी दूरी से आए, यहाँ पर अवतल दर्पण होता तो ऑप्शन होता कि वस्तु वक्रता केंद्र से आ रही है, फोकस दूरी से आ रही है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच से आ रही है। मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया आपको। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दंत चिकित्सक द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अगला, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो हमने कहा कि वातावरण की बात जब हो रही है तो वहाँ वातावरण यानी कि वायुमंडल में क्या है, धूल के कण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। अब देखो बात हो रही है चंद्र सतह की, ठीक है, मतलब चंद्रमा में है, अंतरिक्ष के ऊपर है। तो वहाँ पर जब दिखाई देगा, अंतरिक्ष में जब कोई है या उसके ऊपर चंद्रमा पर कहीं है, तो वहाँ पर वायुमंडल तो है नहीं, ठीक है, वहाँ का कोई वायुमंडल नहीं है। तो जब कोई वायुमंडल नहीं है तो उस समय जो अगर वो देखे आकाश को तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। आकाश का वास्तविक रंग क्या है, काला है। हमें क्यों नीला दिखता है, क्योंकि हमारे आसपास वायुमंडल है और इस वायुमंडल में जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश की जो नीला वाला रंग है, यह नीला रंग क्या होता है, इसका विसरण सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा फैलने की वजह से पूरा का पूरा आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़िए। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। ये रहा कांच का टुकड़ा और ये रहा इसका गोला वायु का। ठीक है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण, यहाँ से होकर अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरे तो वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा। अगर इससे होकर कोई प्रकाश की किरण गुजरे तो क्या करेगा, फैला देगा। जो अंदर वायु का बुलबुला है वह क्या करेगा, उस प्रकाश को फैला देगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अगला, वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो जो अग्रदीप हैं, जो हेडलाइट लगी होती है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। अब तो मैंने इतना अच्छे से बताया, इसका आंसर तो आप खुद दे सकते हो, तो इसका आंसर आप खुद दो कि कौन सा लगा होता है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अभी तो इसका एग्जांपल बताया था मैंने कि जब आप सैलून में जाते हैं तो क्या यूज होता है। छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं, वो आप खुद कर लेंगे। अगला, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सही बात है। फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, नहीं। पौधों से रंगों को नहीं, रंगों को अलग अलग नहीं किया, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, कौन सा, हरे रंग में बदल जाता है वह। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य के द्वारा, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसको मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। अभी बस आपको इसको याद रखिए, 1/f = 1/u + 1/v, इसका इक्वेशन होता है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। पिछला वाला क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा प्रयुक्त होता है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। जब हम पेरिस्कोप बनाते हैं ना, बाहर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि आप जल के अंदर हैं और पानी के अंदर है और पानी की सतह के ऊपर क्या हो रहा है उसको देखना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, हमें क्या देखना है, जो भी चीज़ है वह अपने सही रूप में दिखाई दे, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, समतल दर्पण का यूज करेंगे। ठीक है, अब समतल दर्पण की खास बात पता है ना, कि अगर हमारी ऊंचाई का आधी ऊंचाई, मतलब हमारी जो हाइट है उसकी आधी हाइट का भी समतल दर्पण होगा तो हमारा पूरा प्रतिबिंब उसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यह आभासी होता है, और तीसरी बात क्या होती है, यह आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन लेकिन पार्श्व परिवर्तन होता है उसमें। अगला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। जब साबुन का पतला झाग हो तो उसमें जो बन रहे हैं तो उससे, एक मिनट तो कहाँ गया, हाँ, उसमें चमकदार रंगों का जो बनना है यह किस परिघटना का परिणाम है। साबुन का जो पतला झाग होता है, कभी हम लोग सबने देखा होगा, तो
तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कलर बन जाते हैं। तो उनको हम क्या, वो किस वजह से बन रहे हैं, किस वजह से वो बन रहे हैं, तो वह बन रहे हैं उसमें बार बार परावर्तन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परावर्तन हो रहा है और व्यतिकरण की वजह से। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखो, प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। जो हमारे रेटिना का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होगा। अब जब वो वास्तविक होगा तो वास्तविक की शर्त क्या होती है कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वह उल्टा होगा, ठीक है। जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वह उल्टा होगा, ठीक है। तो वास्तविक सीधा गलत, वास्तविक सीधा गलत, अवास्तविक उल्टा गलत, तो वास्तविक होगा उल्टा होगा, ठीक है, और साथ में छोटा होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा, पानी में, ऑप्शन देखो, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम करता है। तो पानी में अगर हवा का बुलबुला हो तो वो कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? वो अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, ठीक है। कैसे? अवतल दर्पण की तरह। अगला क्वेश्चन, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज हैं? तो देखो, जब हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो सूर्य कहाँ पर है? बहुत दूर है। सूर्य कहाँ पर है? बहुत दूर है, अनंत पर है। तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो कैसा होगा? समानांतर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो जो सबसे कम अपसरित होगा, मतलब कि सबसे कम फैलेगा, वह रंग कौन सा होता है? लाल। लाल के बारे में हम जानते हैं ना, इसका विसरण सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का, ठीक है। और बैगनी के बाद में दूसरा कौन सा है? विबग्योर, ठीक है। तो इंडिगो, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ठीक है, ऐसे होता है। इसका यहाँ से इधर की तरफ ऐसे नहीं करेंगे, इसका इमेज कुछ ऐसे बनाते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक, यहाँ देखो, ठीक है। और रेड का जो है अपसरण सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो जो मुख्य रंग होते हैं ना, वो 3 होते हैं, लाल, नीला और हरा। इनको अलग अलग अनुपात में अगर हम मिलाएं ना तो हमें बाकी सभी रंग मिल जाते हैं, और इनको अगर हम समान अनुपात में मिलाएं तो हमें सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य रंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डायप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायप्टर। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो जो धूप का चश्मा होता है उसमें 0 डायप्टर उसकी क्षमता होती है, ठीक है। तो धूप के चश्मे की लेंस की जो क्षमता है वह क्या होती है? इसमें कोई लेंस तो यूज नहीं करते ना, तो इसके 0 डायप्टर हो गए, ठीक है। इसके साथ ही आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और इससे जुड़े हुए आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।